नमस्कार दोस्तों, 10:15 हो चुके हैं। फ्रेश हो चुका हूँ, अभी नाश्ता करके आता हूँ, फिर नहा धो के थोड़ा घूम के निकलते हैं। तो सही से पूरी हो गई, अब दिक्कत नहीं है। गर्मी तो अच्छी लग रही है आज। ये मेरी फिक्स सीट है। नहा धो के हो चुका हूँ तैयार। थोड़ी देर के लिए चलते हैं मॉल, और टाइम हो रहा है अभी 1:45 बज रहा है। तो बस थोड़ी देर घूम के फिर निकलते हैं। 2 बजे तक शायद निकल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 बजे तक निकल जाऊँ, फिर 9 बजे तक पहुँच जाएंगे नोएडा अपने। 7 घंटे का रास्ता है लगभग। ये खड़ी अपनी गाड़ी। गर्मी भी है, हवा भी चल रही है, धूप बहुत तेज है। मैं इतने बार आ लिया हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को आज पता चला कि जहाँ से मैं अंदर आता हूँ मॉल की तरफ, वो साउथ एंट्रेंस है। क्या है यार, आज मैंने गौर से देखा, ऊपर बड़ा करके बाहर की तरफ लिखा हुआ है साउथ एंट्रेंस। वाह, आज तो एसयूवी लगी हुई है यहाँ पे। टाइम होगा तो आते वक्त दिखते हैं इसको। वह के लिए भी ले ली एक टी शर्ट। अब सीधा होटल चलते हैं, सामान लेके फिर निकलते हैं हम। 15-20 दिन बाद तो फिर से आना ही है, तो फिर आ जाएंगे। आ चुके रूम में। निकलते फटाफट, बैठते अब गाड़ी में। यार कसुत्ती गर्म होगी गाड़ी, धूप बहुत तेज है आज। चलते हैं अब, पहले डीजल ले लेते हैं, उसके बाद सीधा नोएडा। 327 की रेंज दिखा रहा है, 2200 का करवा लेता हूँ, बाकी नोएडा में भरवा लूंगा पूरी टंकी। नोएडा दिखा रहा है 6 घंटे 42 मिनट 521 किलोमीटर। डीजल लेने के लिए मुझे एक बार नीचे उतरना पड़ेगा फ्लाईओवर से। लुलु मॉल के पास में ही है पेट्रोल पंप, सही तेल मिल जाएगा वहाँ पे। डेंसिटी रेट भी सही है इसलिए। डीजल तो करवा लिया, 2500 का भरवाया। 700 की रेंज आ रही है, ठीक है। थोड़ी हवा करवा लेते हैं, प्रेशर ज्यादा हो रहा है। 37 लेफ्ट में 37 38 36, पता नहीं, अब बराबर कराना पड़ेगा। प्रेशर करवा लेते टायर का, फिर निकलते सीधा। बहुत ज्यादा हवा थी गाड़ी में यार, अच्छा वो करा लिया, अब चिंता नहीं है घर तक। नोएडा पहुंच के जब इस गाड़ी को काम में दूंगा, तब इसकी अलाइनमेंट भी करवानी पड़ेगी। अलाइनमेंट की वाट लगी पड़ी है इसकी। स्टीयरिंग टेढ़ा हो रखा है, भले सीधा भी रखो तो। साइड से निकल गया तभी पार हो गया जम, वरना अच्छी लंबी लाइन है। ये देखो, ये रास्ता वैसे का वैसा ही है। शुरू हो चुका है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे।
चलाने का एक अलग ही मज़ा है। इसकी पिकअप, इसका कंफर्ट सब एक नंबर है। अगर फॉर्च्यूनर की बात करूँ तो उससे ज़्यादा इसकी सीट मुझे आरामदायक लगती है। इसकी सीट में मुझे कम थकान होती है उसके मुकाबले। फॉर्च्यूनर अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। इसकी अगर इंटीरियर वगैरह की बात कर लूँ तो फॉर्च्यूनर जो क्वालिटी है प्लास्टिक की, हाँ बेकार है। और इसकी टूसॉन की जो प्लास्टिक क्वालिटी अंदर इंटीरियर सबकी, हर जगह सॉफ्ट टच है, लेदर है, आने अलग ही है गाड़ी जो भी कहो। और पिकअप पावर के मामले में तो मज़ा ही आ जाता है। और इसका जो गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक, सबसे बढ़िया मेरे को आज तक का गियर बॉक्स इसी गाड़ी का लगा है। चाहे मैं बाकी ब्रांड की बात करूं जैसे टोयोटा, महिंद्रा या जो भी, लेकिन इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है सबसे बढ़िया लगा है। टोयोटा का गियर बॉक्स मुझे बेकार लगता है, ऑटोमेटिक वाला। इस गाड़ी में गियर शिफ्ट अच्छे से होते हैं, ना ज़्यादा लैग है ना कुछ। फॉर्च्यूनर का जो गियर बॉक्स है उसमें लैग बहुत है। और अगर टॉप स्पीड में भी जाओ तो भी उसका गियर देर से शिफ्ट करेगा। लेकिन हाँ, अगर फॉर्च्यूनर मैनुअल की बात करो तो गजब है बहुत चलाने में, मज़ा ही अलग है। मैनुअल में सब अपने हाथ में रहता है। और अगर लेजेंडर की बात करूं तो 2023-24 तक उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट ही आती थी और मैनुअल तो लेनी ही नहीं थी, क्योंकि पापा को ऑटोमेटिक ज़्यादा जचती है चलाने में। मैनुअल पापा चला नहीं पाते, तो ऑटोमेटिक लेनी थी वैसे भी उसमें। और मेरे पास तो क्रेटा है पर्सनल काम में, वो तो मैनुअल ही करी थी क्योंकि घर में एक मैनुअल होनी ज़रूरी थी। और इस गाड़ी में तो ऑटोमेटिक ही आता है। लेकिन टूसॉन लेने से पहले जी कंपास भी देखी थी, उसका गियर बॉक्स मुझे बेकार लगता था। इस गाड़ी में सब कुछ है, जो भी कहो। आराम है, पावर है, पिकअप एक नंबर है, फिर एवरेज भी ठीक है। एवरेज इसमें 15 तक की तो मैंने निकाली अभी, लेकिन इसमें क्या है, मैंने ओवरसाइज टायर लगा रखे हैं जिस वजह से एवरेज 15 तक है, वरना 17 तक भी ये दे सकती है। और कलकत्ता से बनारस तक इसने दी थी 13 की एवरेज, जबकि ये 15 तक की दे सकती थी मुझे। मैंने टायर कुछ ज़्यादा ही बड़े लगवा लिए इसमें। अगर इसको नहीं बेचेंगे अपने तो इसमें मैं अगले टायर लगाऊंगा 225 60 18। इसके जो ओरिजिनल टायर का साइज है वो है 225 55 18। कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज कर ली, लेकिन ये है कि आराम तो है चलाने में। फॉर्च्यूनर में भले ही फीचर्स नहीं हो, कुछ नहीं हो जैसे मैंने कहा था, लेकिन रुतबा अलग है उस गाड़ी का। बाहर से देखो तो भाई सब गाड़ी को माफ़ करती है, चाहे बॉडी ले लो, मर्सिडीज ले लो, वो टक्कर देने वाली गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है। ये गाड़ी भी लुक में बहुत बड़ी है टूसॉन। लुक में, इंटीरियर में सब चीज़ में बहुत बड़ी है टूसॉन भी। लेकिन सीट के मामले में मुझे ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आई टूसॉन। इसमें कम थकान होती है फॉर्च्यूनर के मुकाबले, सीट के मुकाबले बोल रहा हूँ मैं। बाकी फॉर्च्यूनर तो है बड़ी गाड़ी, बड़े गड्ढे ही वो सब के लिए सबसे तगड़ी गाड़ी तो वही है। कुछ भी हो, फॉर्च्यूनर अपनी जगह बढ़िया है और टूसॉन अपनी जगह बढ़िया है। दोनों ही गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है, टूसॉन और फॉर्च्यूनर। और क्रेटा तो फ्रंट व्हील ड्राइव में ही आती है, उसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं आता कभी भी। और एवरेज में तो क्रेटा का अलग ही मुकाबला है, डीजल की है। 18-19 तो आम बात है उस गाड़ी के लिए। लेकिन टूसॉन फॉर्च्यूनर एक नंबर है, जो भी कहो। क्रेटा भी बढ़िया है, बहुत प्यारी गाड़ी है मेरे लिए। हल्का होने का मन कर रहा है, फिर निकलते हैं। अब थोड़ी पेडिग्री भी डाल दी यहाँ पे। 38 डिग्री टेम्परेचर, अच्छी गर्मी है यार, बाहर खड़े होके पता चल रहा है। कहाँ खड़ी करे यार इसने।
एक गड़बड़ फिर से हो गई यार। खाना तो डाल दिया कुत्तों को, लेकिन पानी की बोतल लेना भूल गया। 2 पानी की बोतल लेनी थी ठंडी, अब आगे वाले से लेंगे। मैंने अभी देखा, जैसे ही अपने निकले अभी रेस्ट एरिया से, चेक इंजन लाइट चली गई इसमें से अचानक। डीपीएफ चौक की जो लाइट आ रही थी, माने चेक इंजन लाइट उसी के लिए बताया जा रहा था जो सर्विस सेंटर वाले बता रहे थे। समझ के बाहर है यार। अगर साफ हो गया तो बढ़िया है। ऐसे ही जो अभी इतने लंबे रास्ते में आया हूँ, अभी देखते फिर भी सर्विस सेंटर में तो एक बार लेके जाऊंगा, तभी पता चलेगा सही, कभी बेकार में फटका ना पड़ जाए। वारंटी में है गाड़ी, एक्सटेंडेड वारंटी करवा रखी थी, लेकिन उसमें डीपीएफ की कवरेज नहीं है, सिर्फ पहले 3 साल में ही आती है। कलकत्ता से लखनऊ थोड़ा तो लंबा है, लेकिन यह है कि अगले दिन आराम हो जाता है बहुत। आराम से अपना टाइम लेके उठो, और सिर्फ 6 से 7 घंटे का रास्ता है, तो कुछ चिंता है नहीं। मिनट के लिए ऐसे ही रुक लिया, थोड़ा मन किया। गर्मी तो है बाहर, लेकिन हवा भी थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चला गया लिफ्ट में। बहुत सारी गाड़ी आज तो यहाँ पे। गाड़ी दमदार, एकदम मस्त लगती है दिखने में। सच तो ये है कि खुद की गाड़ी हमेशा अच्छी लगती है। तो दीन सबको। इस बछड़े को थोड़े बिस्किट डाल देता हूँ, और तो कुछ मिलेगा नहीं यार। पालतू है किससे का लग रहा है। अब सीधा यमुना एक्सप्रेस में ही रुकूंगा। सीएनजी की अच्छी लाइन लगी हुई है। कोहिनूर लगदी है तू ना करो, जिनू देख देख साडी जान निकले नी तिल टोडी वाला लाया है कदों तेरी मैं खुद नु पिरोना है, नैना ने अज मेरे हंस हंस रोना। तूफान आ रहा है। कैमरा में समझ में नहीं आ रहा आपको, लेकिन अच्छी धूल है आगे, एकदम कोहरा जैसा लग रहा है। उसे दिखाई दे रहा है। अभी आपको शायद दिखेगा थोड़ा थोड़ा। अभी जहाँ में रुका था, पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे कि यहाँ पे बारिश हो रही है क्या रास्ते में, क्योंकि नोएडा में बारिश जैसा मौसम हो रखा है, और वही चीज़ यहाँ पे भी लग रही थी मुझे। अब शायद बरसात हो आगे, देखते हैं। धीरे धीरे ही चलेंगे, टाइम की हड़बड़ी है नहीं अपना तो। इतनी सी बात समझ जा। रात के समय ये एक्सप्रेस वे और सुंदर लगता है। रेडियम के ऊपर जब लाइट लगती है तब जो चमक होती है, एक्सप्रेस वे अलग ही लगता है रात को। हल्की बरसात शुरू हो गई है। अच्छा मौसम हो गया यार।
मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि एक फ़ोन आ गया था। क्या तेज बिजली चमकी अभी, मतलब रिकॉर्ड करने लायक था। हर टोका मैच करने दी गोरीए आलो कल्ला तैनू बस गब्बरू ने करया तू बाजी मार गिर गाने दी दे दिल ते बाहर काफ़ी सारे मच्छर है, तो मच्छर कांच में लग के बहुत सारे चिपक चुके हैं, माने खून के दाग हो चुके हैं मच्छर के, इसलिए कांच गंदा हो गया है। थोड़ा थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उतर के साफ करूँगा तो भी वापस गंदा होना है कांच, तो रिकॉर्डिंग शायद थोड़ी ढंग से ना हो। तो शुरू होगी बरसात, नाम लिया शुरू। ये है कुदरत का खेल। बारिश के छींटे इतने तेजी से लगे, फिर वाइपर से पूरा कांच भी साफ हो गया। अगर मैं ऐसे ही वाइपर चला देता पानी मार के तो रबड़ खराब हो जाते। थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो आपको, रेडियम के कारण अच्छी लाइटिंग लग रही है पूरे एक्सप्रेसवे पे। और मैं बीच वाली लेन में गाड़ी इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि जो धीरे गाड़ियाँ चल रही है वो बीच में चल रही है और मेरी 100 के ऊपर है, इसलिए मैं साइड से चल रहा हूँ। जो 80-100 वाले हैं वो बीच में चला रहे हैं। एक्सप्रेसवे का आखिरी टोल आ गया, इसके बाद आगरा इनर रिंग रोड, फिर यमुना एक्सप्रेसवे। अभी जो इनर रिंग रोड शुरू होगा उस वक्त मुझे स्पीड कैमरा वाला ऐप चालू करना पड़ेगा क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे में सिर्फ 100 की लिमिट है। 120 का ध्यान नहीं है, 100 की है शायद, इसलिए एक बार वो फ़ोन भी मुझे होल्डर पे लगाना पड़ेगा। ये वाला तो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ होल्डर पे लगाना ही है ना, दूसरा वाला फ़ोन भी मुझे साइड वाले होल्डर पे लगाना पड़ेगा। तेरी जो खो जाते हैं। पहुंच चुके अपने आगरा। ये लेफ्ट में एग्जिट चला गया आगरा का, अब ये सीधा दिल्ली ही है। सही से ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। लाइटिंग में शायद पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है यार। अच्छी लग रही है लाइटिंग, ये डिजाइन सजावट बहुत सही से की है और पीछे वाले अलग परेशान होते हैं। शुरू हो चुका है यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ से अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7:26 टाइम हो रहा है अभी। 100 की लिमिट है यहाँ पे तो। कोई नहीं, समय पे पहुंच ही जाएंगे हम। अभी सामने आपको दिखा होगा, क्लिप में आए कि नहीं है, एक बंदर का बच्चा गया गाड़ी के सामने से, क्योंकि वृंदावन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए बंदर अचानक दिख ही सकते हैं। मैं कई बार टोल प्लाजा में आते ही रिकॉर्डिंग इसलिए चालू कर देता हूँ ताकि कुछ अगर आनातानी हो जाए, बहसबाजी कुछ या बदमाशी करने लग जाए ये लोग, तो क्या मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए सब। कल को मैं साबित कर सकूं कि मैं गलती में नहीं हूँ और अपनी पावर का ये लोग गलत फायदा उठाते हैं। अब और क्या होगी कहीं जो तेरा हमदर्द है। आगे जहाँ रेस्ट एरिया आएगा वहाँ पे गाड़ी एक बार रोकनी पड़ेगी। ड्राइवर साइड वाले टायर में प्रेशर कम बता रहा है, पता नहीं क्या लफड़ा है यार। पंक्चर ना पकड़ ले कहीं, वरना दिक्कत वाला काम है। पंक्चर ना मिल जाए कहीं, वरना कल पूरे दिन पंक्चर लगवाने में निकल जाएगा। पूरा दिन तो क्या, जाने आने में टाइम लग जाता है।
सासगारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल के तकू सैया छेड़ देवे तेरे कर्म च लिख दिते रब ने मेरे हत्थां दे पकाए फुलके भाई साहब अच्छी लाइन लगी है या तो तेल के लिए। कोई नहीं, अपने पास तो है डीजल अभी गाड़ी में। हवा कराना जरूरी है पहले। ये कम तो है थोड़ी हवा, देखते हैं आके पूछते एक बार भैया से आपको। सिर्फ हवा कम थी, टायर तो ठीक ही है, चेक करवा लिया। अच्छा वो पंक्चर नहीं है यार, वरना मेरे को लगा कि आज तो फटका लगा मेरा 400-500 का, क्योंकि पंक्चर मैं लगवाता हूँ तो मशरूम पंक्चर लगवाता हूँ हमेशा। मशरूम पंक्चर ही सही होता है गाड़ी के टायर के लिए। KFC का चिकन खाएगा ये चलो निकलते हैं। यहाँ पे 2-3 और थे, दिख नहीं रहे अब। चलो इसी को डाल दिया, साइड में थोड़ा और डाल के निकल जाता हूँ। पूरा पैकेट लेगा बंदरों से बच गया मैं अभी। हाथ में पैकेट देख लेते तो छीन के एकदम फाड़ देते, पूरा फैला देते सब जगह। इनको दे तो दो यहाँ से कुछ खरीद के, लेकिन एक को दिया फिर 15-20 और आ जाएंगे तो कहाँ से लाऊं इतना। झगड़ेंगे और अलग, फिर हंगामा मचेगा बेकार का बंदरों के बीच में। यहाँ पे बाथरूम के पास में ही एक खुली जगह है, 3-4 कुत्ते और है, उनको पूरा पैकेट डाल के निकलते सीधा घर। अबे तो पिल्ले भी है छोटे छोटे, 1-2 ही है अभी पीछे दिखा ट्रक के। प्यारा बच्चा छोटा सा एकदम। चलो चलते हैं अब, डाल तो दिया। कहाँ से उठा के लाए बंदर केले। इनको डाल देता हूँ बिस्किट। जहाँ पे गाय दिखी थी वहाँ के लिए बिस्किट लिए थे 2 पैकेट, 3 पैकेट लिए थे, 2 तो मैंने डाल दिए, एक मेरे पास रह गया क्योंकि उसने खाए नहीं उतने। यहाँ पे इनके काम आ जाएंगे, गाड़ी से डाल देता वरना दिक्कत हो जाएगी। छोटा बच्चा भी है यार, ठीक बहुत सारे हो जाएगा इनका। अब तो यहाँ के लिए बिस्किट के लिए भी लाने पड़ेंगे सही यार। ये जो छोटा सा पिल्ला दिखा था अभी, इतने ही साइज का या इससे थोड़ी सी और छोटी उम्र का पिल्ला मुझे मेरे गांव में मिला था उधर हरियाणा में। माँ ने पहले तो मुझे लगा कि मेल है, लेकिन फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे पता चला कि फीमेल है। कोई छोड़ गया था उसको गांव में, तो उसको भी फिर पापा बोले चलो घर ले चलते हैं। एक तो पहले से ही था, हमें लगा कि कहीं कोई अडॉप्ट कर लेगा इससे, लेकिन कोई मिला नहीं। तब से तो अपने घर में है, आप कहीं छोड़ भी नहीं सकते। अब घर में ऐसे वो रह रही है कि शेल्टर में शायद नहीं रह पाए, तो उधर भी देने में डर लग रहा है। अब लोग को तो चाहिए ब्रीड, कोई तो ये स्ट्रे को रखेगा नहीं। अगर कुत्ता पालना है तो यार कुत्ता तो कुत्ता होता है। अभी 8:40 होने वाले हैं, 1.5 घंटा दिखा रहे घर, आराम से पहुंच जाएंगे 1.5 घंटे में। या अगर
पहले ही पहुंच सकते हैं, देखते हैं हम। 10 बजे तक तो शायद हो जाना चाहिए, 10 या तो 10:15। रखने को तो घर वाले दोनों को रख ले, लेकिन दिक्कत ये है कि संभालना मुश्किल हो जाता है एक साथ दोनों को। ऊपर से बहन भी कॉलेज के लिए बाहर चली जाएगी, बाहर जा सकती है, और मेरा तो ऐसे ही बाहर आना जाना लगा रहता है कहीं ना कहीं काम से, और ये यूट्यूब के चक्कर में तो और भी होगा, इसलिए अकेले पापा के लिए संभव नहीं होगा। अच्छी तरह जब सेट हो जाऊं, सब चीज का बंदोबस्त करने लायक हो जाऊं, तब तो कोई कमी नहीं रहेगी ऐसे बच्चों की सेवा करने में। अभी मम्मी पापा की भी मजबूरी है, अब मम्मी पापा का मन नहीं लगता उसके बिना। ये जो तेरी अदा है, मरहबा है, सब तेरा है। फिर से बरसात शुरू हो गई। सही है, इस बहाने तो गाड़ी भी धुल गई। ये पलवल अलीगढ़ के एग्जिट आ गया। हरियाणा साइड जाना हो, चाहे गुड़गांव भी जाओ, आगे से लेफ्ट ही निकल जाना, क्योंकि नोएडा दिल्ली होके जाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे। जो जाम लगता है दिल्ली में, बहुत बुरा जाम लगता है। अगर आपको दिल्ली होके ही जाना है तो रात के 10 बजे के बाद ही कदम उठाना, क्योंकि 8-9 बजे जाम अच्छा पड़ता है। 9 बजे भी नहीं, 7-8 बजे तक। 9:30-10 के बाद तो रास्ता थोड़ा 9:30-10 के बाद तो रास्ता थोड़ा ठीक ही पा जाता है। ग्रेटर नोएडा साइड पहुंच चुके हैं अपने, बस एग्जिट आने वाला है थोड़ी देर में। ये आ गया अपना एग्जिट, यहाँ से लेफ्ट जाना है। आ गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे। 9:55 हो रहे हैं, 20 मिनट का रास्ता और है घर यहाँ से। फैमिली वगैरह को भी ब्लॉग में लाने के लिए मैंने नई फैसला किया, पपी की क्लिप में डाल दूंगा। गाड़ी पार्क करते ही इस ब्लॉग को वही रोक दूंगा। मैं तो तेरे लिए सारा तो जो खड़ी अपनी क्रेटा, कल से इसको चलाऊंगा। इसका ही मीटर का कोई उपाय नहीं है। 513 किलोमीटर है घर लखनऊ से, और यहाँ 488 में अटक गया। $1402, जबकि 1550 से 1600 के बीच में होना चाहिए था। चलो कोई नहीं। इसमें दिखा रहा है ट्रिप बी में 14.8 किलोमीटर पर लीटर, और वैसे जब रीसेट किया था 15.6। ठीक है, चलते हैं। अब अभी जाता हूँ घर, जल्दी नई ब्लॉग बनाना शुरू करूँगा। बस ये 10-15 दिन पेपर में निकल जाए, उसके बाद रेगुलर ब्लॉग आते रहेंगे यूट्यूब पे। तब तक के लिए जय हिंद।